आज भी हम मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनिट में. अजितदादा बोलतात, माझं काम बोलतं. एकच विषय घेतात कुठे गेलो की आमची मुंबईमध्ये सत्ता येणार आणि सत्ता आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय मोदी साहेब आम्ही इथून बांगलादेशाला काढणार. ये जलवा है मेरा, मैं आऊंगा. काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती. तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय. तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा. बापाच्या बाप जरी आला तरी महाराष्ट्रापासून तुटू शकत नाही. जनवरी 2026 में मुंबई की हवा में एक अलग ही गर्मी थी. नए साल का जश्न बस अभी खत्म ही हुआ था कि मुंबई ने साल का अपना सबसे पहला इलेक्शंस देखा. ये कोई आम इलेक्शंस नहीं था, ये मुंबई के नस नस में दौड़ने वाला पावर का इलेक्शंस था. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के बारे में. अब जो लोग मुंबई से नहीं हैं वो लोग कहेंगे कि यार ये बस एक म्यूनिसिपालिटी तो है, पर मुंबईकर जानते हैं कि बीएमसी कोई आम संस्था नहीं है. बीएमसी मुंबई का वो इनविजिबल केयरटेकर है जो उनके घर के नल में आने वाले पानी से लेकर उनके बिल्डिंग के बाहर की सड़क और यहाँ तक कि उनके ऑफिस के बाहर की स्ट्रीट लाइट्स तक सब कुछ कंट्रोल करता है. बेसिकली मुंबई की हर सांस बीएमसी के सिस्टम से होकर गुजरती है. लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है. क्या आप जानते हैं बीएमसी इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट नहीं बल्कि द रिचेस्ट सिविक बॉडी है. जरा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बजट पर नजर डालिए. 74,000 करोड़. इस नंबर को हजम करना मुश्किल है. चलिए इसे पर्सपेक्टिव में देखते हैं. बीएमसी का यह एक साल का बजट दुनिया के लगभग 50 छोटी कंट्रीज के टोटल जीडीपी से भी बड़ा है. जी हाँ, भूटान, मालदीव्स और फिजी इन जैसे पूरे देश मुंबई की सिर्फ एक म्यूनिसिपैलिटी के बजट में समा सकते हैं. अब इंडिया के अंदर देखें तो गोवा, जो आपका और मेरा प्यारा पार्टी डेस्टिनेशन है, उसका पूरा बजट 28,000 करोड़ के आसपास था. मतलब बीएमसी के बजट से आधा भी नहीं. मणिपुर, त्रिपुरा और यहाँ तक कि एरिया में सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश भी बीएमसी के सामने छोटा पड़ जाता है. अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी आयरनी. जब आप सुनते हैं कि आपके शहर के पास इतना पैसा है तो आपके दिल में एक तस्वीर बनती है ना कि आपका शहर कुछ ऐसा दिखना चाहिए. पर जब आप खिड़की खोलते हैं और सड़क पर उतरते हैं तो ग्राउंड रियलिटी आपके मुंह पर एक तमाचे की तरह लगती है. यार वही पुराना, वही खोदे हुए रास्ते जहां वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड सालों से लगा हुआ है, और वही घंटों लंबा ट्रैफिक जहां आपका जिंदगी का कीमती वक्त धुएं में उड़ रहा है, और मेट्रो का काम जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता. और पता है इन सब में सबसे बुरी चीज़ क्या है? गंदगी. सड़क पर कूड़ा, फुटपाथ पर कूड़ा, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन का मलबा जो हर कोने में है. एक तरफ हम रिचेस्ट सिविक बॉडी का टैग पहनते हैं और दूसरी तरफ हम सांस लेने के लिए साफ हवा को तरसते हैं. तो आज हम इस हिपोक्रेसी के गहराई में जाएंगे. आज हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. हम बात करेंगे मुंबई के वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस के बारे में. आज का हमारा मिशन सिर्फ शिकायत करना नहीं है. हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मुंबई के पास इतना पैसा है कि वो कई देशों की सरकार चला सकता है, तो मुंबई अपना कचरा क्यों नहीं साफ कर पा रहा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या गलती सिर्फ सिस्टम की है या कहीं ना कहीं हम और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एज अ मुंबईकर होने के नाते कहीं ना कहीं इस गंदगी के इक्वली हिस्सेदार है. तो चलिए आज इस सच्चाई का पता लगाते हैं. कहानी की शुरुआत होती है एकदम शांति से, आपके और मेरे किचन से. फर्ज कीजिए सुबह के 7 बज रहे. आँख खुलते ही आप सबको क्या चाहिए? एक कप गरम चाय या कॉफ़ी. आप फ्रिज खोलते हैं, एक जाने माने ब्रांड का दूध का पैकेट निकालते हैं और उसे काट कर दूध निकाल लेते हैं. जैसे ही आपने उस खाली प्लास्टिक पैकेट को डस्टबिन में गिराया, आपने अनजाने में मुंबई की 2026 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में अपना पहला कंट्रीब्यूशन दे दिया. ये आपके दिन का पहला कचरा था. दिन आगे बढ़ता है, डस्टबिन धीरे धीरे काफ़ी चीज़ों से भर जाता है, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट, रात का बचा हुआ खाना और ऑनलाइन ऑर्डर्स का पैकेजिंग वेस्ट. लेकिन बात सिर्फ यहाँ रुकती नहीं है. कभी कभी हम उस डस्टबिन में वो सारी चीज़ें भी फेंक देते हैं जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एक्सपायर्ड दवाइयाँ, बच्चों के डाइपर्स वगैरह वगैरह. हम कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम बस उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं.
अब धीरे धीरे जो आपका वो नॉर्मल सा डस्टबिन दिख रहा है वो नॉर्मल नहीं रहता, वो एक हजार्डस केमिकल का कॉकटेल बन चुका होता है। धीरे धीरे जैसे ही रात होती है आपका वो 2 से 2.5 लीटर का डस्टबिन पूरा मुंह तक भर चुका होता है। अब जरा सोचिए और सिर्फ आपके घर को मत देखिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से मुंबई में तब करीब 31.36 लाख रेसिडेंशियल यूनिट्स थे। आज हम 2026 में खड़े हैं। अगर हम हाइपोथेटिकली ये मानकर चले कि ये नंबर्स बढ़कर 50 लाख यूनिट्स के आसपास हो गए होंगे, तो ज़रा सोचिए 50 लाख डस्टबिन्स हर रोज़, ये किसी कचरे के पहाड़ से कम नहीं है। और याद रखिए, इसमें हमने उन अनऑथराइज्ड हाउसिंग, स्लम्स और इलीगल स्ट्रक्चर्स को तो गिना भी नहीं है, जो ऑन पेपर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते पर कचरा तो वो भी जनरेट करते हैं। अब मुंबई के स्लम्स और चॉल्स की कहानी कुछ और है। वहाँ पर जगह की कमी होती है, इसलिए लोग शुरुआत तो भले ही अच्छे नीति से करते हैं, एक कम्युनिटी बिन बनाकर, लेकिन धीरे धीरे वो बिन एक बिन नहीं रहता, वो एक डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। कचरा बिन के अंदर कम और बाहर सड़क पर ज़्यादा होता है। वो एक स्पॉट पूरे इलाके के लिए एक कैंसर बन जाता है। बदबू, कचरे के ढेर पर खाना ढूंढते हुए स्ट्रे डॉग्स, मक्खियाँ, बीमारी और पता नहीं क्या क्या, एक छोटी सी शुरुआत एक परमानेंट गंदगी में बदल जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर का कचरा बहुत ज़्यादा है, तो अब तक तो हमने उन कमर्शियल जायंट्स के बारे में बात ही नहीं की। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रोड साइड के ठेले। अब दिन भर में एक रेस्टोरेंट जितना कचरा जमा करता है वो कई घरों के बराबर होता है। अब जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो शायद रूल्स फॉलो भी करते होंगे, पर उन इलीगल रोड साइड ठेलों का क्या? उनका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सिंपल है। जो उनके सबसे नज़दीकी कम्युनिटी बिन है उसी में वो सब कुछ फेंक देते हैं, चाहे वो गंदा तेल हो, बचा हुआ खाना हो, प्लास्टिक हो या चाहे वो कुछ भी हो, सब चीज़ मिलाकर वो उसी कम्युनिटी बिन के अंदर फेंक देते हैं। और पता है इसका नतीजा क्या है? वो जो कम्युनिटी बिन है वो एक परमानेंट डंपिंग ग्राउंड के अंदर तब्दील हो जाता है। सफाई कर्मचारी आकर भले ही उसको कितने भी टाइम साफ करे, पर आधे घंटे के अंदर उस बिन का हाल वो का वही। तो अब सवाल यह है कि जब इतने सारे रेस्टोरेंट्स और घर मिलकर इतना सारा कचरा जनरेट कर रहे हैं, तो ये सब कचरा जाता कहाँ है? क्या मुंबई के पास इतनी जगह है कि वो इतने सारे कचरे को हैंडल कर सके? चलिए अब इस कचरे का पोस्टमार्टम करते हैं। बीएमसी की एनवायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट ईयर 2024-2025 के पन्नों को पलटकर देखे तो मुंबई के कचरे की असली सूरत दिखाई देती है। आपको लगता होगा कि प्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या है। गलत। मुंबई के टोटल वेस्ट का लगभग 72.60% हिस्सा, यानी कि करीब 3/4 हिस्सा तो सिर्फ फूड वेस्ट है, यानी कि बचा हुआ खाना, सब्जी के छिलके, सड़ा हुआ अनाज और पता नहीं क्या क्या। इसके बाद नंबर आता है फाइन अर्थ कंपोनेंट्स का, यानी कि धूल और मिट्टी, जो करीब लगभग 17.37% है। तो प्लास्टिक कहाँ है? प्लास्टिक ऑन पेपर सिर्फ 3.24% है। सुनने में कम लगता है ना, पर जब ये 3% प्लास्टिक बाकी के 97% कचरे के साथ घुल मिल जाता है तो उस कचरे को रिसाइकिल करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। ये प्लास्टिक वो जहर है जो पूरे कचरे को बर्बाद कर देता है। बेसिकली वो इस पूरे कचरे को एक जहर की तरह बना देता है। चलिए अब स्केल पर आते हैं। बीएमसी के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक हमारा शहर हर रोज 6500 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा करता है। इसमें अगर हम बिल्डिंग्स तोड़ने से निकला हुआ मलबा, यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जोड़ दे तो आंकड़ा लगभग 9000 टन हो चुका होता है। रोजाना 9000 टन। इसको उठाने के लिए बीएमसी ने एक पूरी फौज खड़ी कर रखी है। 983 गाड़ियाँ, म्यूनिसिपल और प्राइवेट, जो दिन भर में लगभग 1396 ट्रिप्स लगाती है। ये गाड़ियाँ मुंबई की नसों में बस दौड़ती रहती है ताकि मुंबई को एक साफ सुथरा सिटी बनाया जा सके। पर ये कचरा जाता कैसे है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक करते हैं। इमेजिन कीजिए वो कचरे की थैली जो आपने अभी सोसाइटी के गेट पर रखी। सबसे पहले आपकी सोसाइटी का स्टाफ उसे कलेक्ट करता है। अगर आप चौल या स्लम में रहते हैं तो वो कम्युनिटी बिन डेस्टिनेशन बनता है। यहाँ एंट्री होती है बीएमसी के वर्कर्स की। वो इस कचरे को ले जाते हैं और एक पिट स्टॉप पर छोड़ देते हैं, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशंस। आरटीएस समझ लीजिए कचरे का एक एयरपोर्ट लेओवर है। छोटी गाड़ियाँ यहाँ कचरा लाती है। यहाँ कोशिश होती है सेग्रीगेशन की, यानी कि काम की चीज़ें जो रिसाइकलेबल है उन्हें निकालने की।
फिर बड़ी हाई एंड मशीन्स इस कचरे को कॉम्पैक्ट करती है, दबाकर छोटी करती है ताकि उसे बड़े क्लोज बॉडी ट्रेलर्स में भरा जा सके। क्यों? क्योंकि सफ़र अभी लंबा है। मुंबई में फिलहाल ऐसे 4 मेजर ट्रांसफर स्टेशन हैं जो काम कर रहे हैं। पहला है महालक्ष्मी, दूसरा है कुर्ला, तीसरा है वर्सोवा और चौथा है गोराई। यहाँ से लोड होकर ये ट्रेलर्स निकल पड़ते हैं उन माउंटेन्स ऑफ मुंबई की तरफ जिनके बारे में कोई ट्रैवल गाइड बात नहीं करते। मुंबई के 3 मशहूर डंपिंग ग्राउंड्स, मुलुंड, कांजूरमार्ग और सबसे बदनाम दियोनार डंपिंग ग्राउंड। ये वही जगह है जहाँ आपका सुबह का चाय का पैकेट और आपका रात का बचा हुआ खाना अपनी आखिरी सांसें लेता है। अभी जो हमने प्रोसेस के बारे में सुना उसमें हमने ट्रक्स, रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशंस और कॉम्पैक्टर्स जैसे वर्ड्स के बारे में जाना। अब जब हम ये प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम कोई स्विच वॉच कंपनी के बारे में बात कर रहे हो। अब कोई आउटसाइडर हो जो मुंबई में नहीं रहता, उसे लगेगा कि यार क्या फ्लॉलेस सिस्टम है। जब इतना सारा रिसोर्सेस इन प्लेस है तो मुंबई में तो कचरा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर सिस्टम वाकई में इतना फ्लॉलेस होता तो दियोनार में कचरे का पहाड़ क्यों बनता या हमें सड़क के ऊपर कचरा क्यों नजर आता? जवाब सिंपल है, सिस्टम फेल्ड नहीं है, सिस्टम ब्रोकन है। और ये ब्रोकन कहाँ होता है? चलिए इस पूरे चेन को ज़रा डिबग करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है जहाँ से ये पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी, आपके और मेरे घर से। मेरे और आपके लिए पता है कचरे के लिए एटीट्यूड क्या है? आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। हम कुछ सोचते नहीं है, बस कचरा फेंक देते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार सफाई कर्मचारी अपना काम कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। यही वो गलती है जिसने पूरे मुंबई को डुबा कर रखा है। हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना रिसाइकल किए जब कचरे को मिक्स करते हैं तो वो किसी हद तक या कोई भी लिमिट तक रिसाइकलेबल नहीं रहता, वो बस एक कचरा बनकर रह जाता है। तो आइडियल तरीका क्या है? भूल जाइए वो 2 बिन सिस्टम जो हमें बचपन में सिखाया गया था। अगर 2026 में मुंबई के वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस को सॉल्व करना है तो हमें 3 बिन सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ये वो सिस्टम है जो मुंबई की लाइफलाइन बन सकती है। तो चलिए हम तीनों बीन्स के बारे में बात करते हैं। पहला बिन है ग्रीन बिन, यानी कि द ऑर्गेनिक हीरो। इसमें सिर्फ वेट वेस्ट जाएगा, यानी कि खाना, छिलका, चाय पत्ती वगैरह वगैरह। ये वो कचरा है जो खाद या कंपोस्ट बन सकता है। दूसरा बिन आएगा हमारा ब्लू बिन, यानी कि द रिसाइकलेबल असेट। इसमें जाएगा ड्राई वेस्ट जैसे कि कागज़, प्लास्टिक, मेटल और ये सारी चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जो बिक सकती है और दोबारा यूज़ भी हो सकती है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बिन है हमारा द रेड बिन, यानी कि द विलन। इसमें जाएगा डोमेस्टिक हाजर्डस वेस्ट, यानी कि चीज़ें जैसे सैनिटरी पैड्स, डाइपर्स, एक्सपायर्ड दवाइयाँ, ब्लेड्स वगैरह वगैरह। जब हम इसे बाकी कचरे में मिलाते हैं तो हम पूरे सिस्टम को जहरीला बना देते हैं। और हाँ, ई वेस्ट जैसे कि पुराने चार्जर्स, बैटरीज और ईयरफोन्स, ये सारी चीज़ों का क्या? इसे डस्टबिन में फेंकना पाप है। इसे अलग जमा करिए और साल के एंड में लोकल स्क्रैप डीलर यानी कि कबाड़ी वाले को दे दीजिए। वो आपको इसका सही दाम भी देगा और सही डिस्पोजल भी। अब ज़रा सोचिए, अगर हम में से हर एक मुंबईकर ये 3 बिन सिस्टम फॉलो करे तो क्या होगा? मुंबई का 90% जो वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस है वो घर के दरवाजे के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। अगर कचरा घर से ही अलग निकले तो बीएमसी को रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशंस पे महंगे मशीन्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पैसे बचेंगे, हमारा टाइम बचेगा। चलिए अब घर से निकल कर चलते हैं सड़क पर, यानी कि स्टेज 2 की तरफ। अगर आप मुंबई की गलियों से गुजरते हैं तो आपने एक मंजर हमेशा देखा होगा। किसी कोने में एक कम्युनिटी बिन पड़ा हुआ है, जो नाम के लिए तो कम्युनिटी बिन है पर वो पूरा एक, कहा जाए तो एक किस्म का एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका होता है। कहानी हमेशा सेम होती है। बिन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भर चुका होता है और कचरा ऊपर से गिर रहा होता है, और नतीजा लोग कचरा अंदर नहीं बल्कि उसके आसपास फेंक कर चले जाते हैं। धीरे धीरे वो एरिया एक ओपन डंपिंग ग्राउंड जैसा बन जाता है। अब लोग यहाँ तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार कचरे का बिन फुल था तो क्या हम कचरा जेब में लेकर घूमेंगे? यार हो सकता है उस दिन बीएमसी की गाड़ी लेट आई हो या किसी रीज़न की वजह से उस दिन कम्युनिटी बिन साफ ना हो पाया हो। तो क्या गलती हमेशा सिस्टम की होती है? गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं है, एक्चुअली गलती हमारे बेसिक सिविक सेंस की है जो हम कभी फॉलो ही नहीं करते। हम में से कई लोग वो एक्स्ट्रा स्टेप लेने में आलस कर जाते हैं। हम बजाय उस डस्टबिन के पास जाकर कचरे को फेंकने के, हम दूर से ही उस कचरे को एक बास्केटबॉल शॉट लगाकर छोड़ देते हैं
और पता है इससे क्या होता है? इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। आपके बाद आने वाला भी उसी जगह कचरा फेंक कर चले जाता है, और इससे होता यह है कि यार वो जो कम्युनिटी बिन है वो धीरे धीरे एक ओपन डंपिंग ग्राउंड जैसा बन जाता है। पर हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कई बार गलती सिस्टम की भी होती है। अब मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हर जगह सेम नहीं है, कई जगह एकदम सेग्रीगेटेड है तो कई जगह एकदम कॉन्सेंट्रेटेड। अब बीएमसी का जो रिसोर्स एलोकेशन है वो पुराने डेटा के हिसाब से होता है। हो सकता है कई जगह 4 बीन्स की ज़रूरत हो पर वहाँ एक ही बीन का एलोकेशन हुआ गया हो। इसकी वजह से होता यह है कि डिमांड और सप्लाई का मैच गड़बड़ हो जाता है, और जब ये गड़बड़ होती है तो कचरे का ओवरफ्लो होना तो तय है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक्चुअली सिंपल भी है और मुश्किल भी। पहला सोल्यूशन है सिटीजन्स के लिए, यानी कि आपके और मेरे लिए। जब आप कचरा फेंकते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप उसे ढंग से फेंकें। आप उसे दूर से वो ओलंपिक थ्रो लगाकर उसे फेंकने की ज़रूरत ना कीजिए। इससे होता यह है कि वो कम्युनिटी बीन के आसपास ज़्यादा कचरा फैल जाता है और उसे गंदगी बन जाती है। दूसरा सोल्यूशन है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी रिसोर्स अलोकेट किए जा रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो रियल टाइम डेटा के हिसाब से हो। जब तक ये दोनों पहिए साथ में नहीं घूमेंगे यार, हमारे सड़क पर कचरा और वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा। अब हम चलते हैं स्टेज 3 की तरफ, यानी कि रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशन की तरफ। याद है हमने शुरुआत में इसे कचरे का एयरपोर्ट लेवल कहा था। मुंबई के पास ऐसे 4 मेन एयरपोर्ट्स हैं, महालक्ष्मी, कुर्ला, वर्सोवा और गोराई। MCJM की रिपोर्ट के हिसाब से महालक्ष्मी RTS मुंबई का सबसे बड़ा RTS है, लगभग 14,700 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ। यहाँ मॉडर्न मशीनरी लगी हुई है जो दावा करती है कि रोजाना 750 मैट्रिक टन कचरा प्रोसेस कर सकती है। लेकिन यहाँ भी टेक्नोलॉजी हार मान लेती है और रियलिटी जीत जाती है। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा मिक्स कचरा। खाना, प्लास्टिक, मिट्टी, ये सारी चीज़ें इस कदर मिक्स हो जाती है कि महंगे से महंगा मशीन का सेंसर भी फेल हो जाता है। अंत में हम कितना भी महंगी मशीन क्यों ना लगा लें, हमें इंसानी हाथों की ज़रूरत पड़ती है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई। BMC को मजबूरन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ा ताकि वो वेस्ट पिकर ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट कर सके। सोचिए, जिस काम के लिए हमने महंगी मशीन्स लगाई थी, अब वही काम हमारे रैक पिकर्स जो हमारे अनसंग हीरोज है वो अपने हाथों से कर रहे हैं। ये मशीन्स का फेलियर नहीं है, बल्कि ये हमारे जीरो सेग्रीगेशन एटीट्यूड का फेलियर है। दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है? कमी। इतने बड़े शहर के लिए सिर्फ 4 RTS। यार ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। जब जगह कम पड़ती है तब लोकल बॉडीज जुगाड़ करते हैं और इस जुगाड़ में वो टेम्पररी ट्रांसफर स्टेशंस बनाते हैं। पर आपको भी पता है मुंबई में कोई टेम्पररी नाम की चीज़ नहीं होती। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने थाने के हीरानंदनी एस्टेट की एक स्टोरी कवर की। वहाँ रेसिडेंट्स के घर के पास एक टेम्पररी स्टेशन बनाया गया था। रेसिडेंट्स को लगा कि यार कुछ दिन की बात है, लेकिन देखते देखते वो स्पॉट एक परमानेंट डंपिंग ग्राउंड बन गया। 500 मैट्रिक टन कचरा वहाँ जमा हो गया। ये दिखाता है कि जब सिस्टम चोक होता है तब उसका प्राइस और कोई नहीं बल्कि आम आदमी चुकाता है। और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ बदबू तक सीमित नहीं है, वो जानलेवा भी हो सकती है। बात करते हैं वर्सोवा RTS की। ये स्टेशन मुंबई एयरपोर्ट से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। RTS बेसिकली खुले मैदान होते हैं जहां 400 से 800 टन कचरा खुले में पड़ा रहता है। अब जहाँ खुला कचरा है वहाँ कौन आएगा? चील और कौवे। ये बर्ड्स वहाँ मंडराते रहते हैं और क्योंकि ये एयरपोर्ट के रास्ते में ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। सोचिए, कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है और ये बर्ड्स उस फ्लाइट के अंदर आकर अटक जाते हैं। एक बहुत बड़ा खतरा बस आपके लिए वेट कर रहा है। इसलिए अब प्रपोजल लाया गया है कि वर्सोवा RTS को अपग्रेड किया जाए। पूरा एरिया नेट्स और जालियों से कवर होगा, रूफ लगाए जाएंगे ताकि बर्ड्स वहां आ ना सके और बदबू कंट्रोल की जा सके। अब हम पहुंचते हैं इस कचरे के सफर के सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव पर, स्टेज 4 पर, यानी कि द डंपिंग ग्राउंड्स। सबसे पहले बात करते हैं डिओना डंपिंग ग्राउंड्स के बारे में। ये कोई नॉर्मल डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये मुंबई का सबसे बुजुर्ग और सबसे पहला डंपिंग ग्राउंड है जो 1927 से, यानी कि आज़ादी के भी पहले से मुंबई का कचरा संभाल रहा है। आज हम 2026 में खड़े हैं। ये डंपिंग ग्राउंड आज की तारीख में एक लिविंग हेल बन चुका है। यहाँ कचरे की हाइट लगभग 15 से 20 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो चुकी है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? आग।
कचरा जब सड़ता है तो मीथेन गैस रिलीज करता है। ये गैस इतनी इन्फ्लेमेबल होती है कि दियोनार में आए दिन अपने आप आग लग जाती है। दूसरी तरफ है मुलुंड डंपिंग ग्राउंड। कागजों पर तो ये 2018 से बंद है। यहाँ बायो माइनिंग यानी कि कचरे को साइंटिफिक तरीके से खत्म करने का काम चल रहा है। और तीसरा खिलाड़ी है कांजूरमार्ग। इसे साइंटिफिक लैंडफिल कहा गया था कि यह दियोनार का बोझ कम करेगा, लेकिन लीगल बैटल्स और ओवर कैपेसिटी की वजह से यह सिस्टम भी अब कोलैप्स होने की कगार पर है। हम जितना कचरा यहाँ भेज रहे हैं, कांजूरमार्ग उसे प्रोसेस करने की स्पीड नहीं मैच कर पा रहा। लेकिन दोस्तों, आग और बदबू तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दिखती है, एक ऐसी प्रॉब्लम भी है जो हमें अंदर से मार रही है। उस प्रॉब्लम का नाम है लीशेट। जब बारिश का पानी इन कचरे के पहाड़ों से होकर गुजरता है तो वो अपने साथ सड़े हुए कचरे का जहर लेकर नीचे उतरता है। एक काला गाढ़ा जहरीला लिक्विड। ये लिक्विड जमीन में रिसकर हमारे ग्राउंड वाटर से मिलता है और उसे पॉल्यूट करता है। तो आज के इस सफर में हमने मुंबई के स्काईस्क्रैपर्स के पीछे छिपे उस काले सच को देखा। हमने शुरुआत की थी बीएमसी के 74,000 करोड़ के भारी भरकम बजट से, और हमने शुरुआत में एक क्वेश्चन किया था कि बीएमसी के पास इतना पैसा है कि वो कई देशों के सरकार को चला सकता है, तो वो अपना कचरा क्यों नहीं साफ कर पा रहा। लेकिन आज जब हमने घर के डस्टबिन से लेकर दियोनार के पहाड़ तक का सफर तय किया तो हमें पता चला कि यार रीजन क्या है। जवाब ये है कि यार पैसा कचरा साफ तो कर सकता है, पर आदतें नहीं बदल सकता। बीएमसी चाहे तो दुनिया के सबसे महंगे मशीन्स लगा ले। बीएमसी अगर चाहे तो 4 नहीं 40 रिफ्यूज ट्रांसफर स्टेशंस बना ले, पर जब तक हम सेग्रीगेशन घर पर ही बराबर से नहीं करेंगे, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा। हम हमेशा कहते हैं कि यार बीएमसी अपना काम नहीं कर पा रहा, पर कभी शांति से आपने सोचा है क्या आप अपना काम कर रहे हैं? क्या आप सड़क पर कचरा फेंकने से पहले 1 सेकंड भी सोचते हैं? सच कड़वा है, पर यार हकीकत यही है। मुंबई की गंदगी का रीजन सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि ये हमारे बेसिक सिविक सेंस का फेलियर है। 2026 बस अभी शुरू ही हुआ है, नया साल और एक नई उम्मीद। तो आइए एक आज वादा करते हैं, कल आप जब आपका कचरा डस्टबिन में फेंकेंगे तो जरा 1 सेकंड रुकिएगा और सोचिएगा कि ये कचरा क्या रिसाइकल होगा। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं है, मुंबई एक जज्बा है। मुंबई कर्स एक दूसरे का हर मुश्किल में साथ देते हैं, चाहे वो बाढ़ हो या टेररिस्ट अटैक। जब हम हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं तो सफाई के मामले में हम पीछे क्यों हैं? तो चलिए, मुंबई कर्स की स्पिरिट को सिर्फ ट्रेन में धक्का मुक्की के लिए हम रिजर्व नहीं रखते। आज हम मुंबई कर्स की स्पिरिट को अपने शहर को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं। और आज से हम एक प्रण लेते हैं कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।